ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में हम लोग दूसरे अभ्यास को पढ़ेंगे। पहला अभ्यास हमारा पूर्ण हो चुका है। कल हम लोगों ने उन हिंदी के वाक्यों की संस्कृत भी बना करके देख ली थी। अब आगे दूसरा अभ्यास चलेगा। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले अभ्यास में एक नियम जो दे रखे हैं उनसे पहले ही एक दिशा निर्देश किया है कि जैसे राम के तुल्य ये रूप चलेंगे। कौन कौन से? बालकः, मनुष्यः, ईश्वरः। तो इस प्रकार के जो पुल्लिंग शब्द हैं वे राम के अनुसार चलेंगे। इसको बताने के लिए इन्होंने, देखिए आप बीच में आपको ये 2 नंबर पे दिख रहा होगा, इन्होंने कहा है कि चिन्ह, अर्थात मैं आपको बोर्ड पे समझा करके दिखा देता हूँ कि ये जो लकीर होती है, इस प्रकार की जो रेखा इन्होंने खींची है उसका आपको अर्थ समझना है से। क्या समझना है? से। और जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा है राम और ये लाइन और फिर लिखा है लास्ट में इधर ग्राम। तो आपको क्या समझना है इसका अर्थ? ग्राम तक, राम से ग्राम तक। तो ये जो लाइन है बीच में, ये जो रेखा है, उसका अर्थ लेना है से। ठीक है। और आगे यदि यहाँ लिख दें कि राम, ये रेखा, फिर ग्राम, रामवत। तो इस वत का जो अर्थ है वो है तुल्य या सदृश। क्या है? तुल्य या सदृश। तुल्य या फिर सदृश, क्योंकि इसको समान भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार के, क्योंकि संकेत पहले ही दिए हैं कि आगे आने वाले जो अभ्यास हैं उनमें आपको इस प्रकार का संकेत देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, राम से लेकर के गांव तक के जो रूप है, शब्दकोश में आप देखिए जो रामः शब्द है, उसके बाद है ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, है ना, नृपः, विद्यालयः, और लास्ट में है ग्रामः। तो ये इतने सारे जो शब्द हैं राम से लेकर के और गांव तक, है ना, राम से लेकर के ग्रामः तक, ये सारे के सारे रामवत अर्थात राम के तुल्य इनके रूप भी चलते हैं। जैसे राम का हमने याद किया था प्रथमा विभक्ति में, रामः, रामौ, रामाः। वैसे ही आपको बालकः के चलाने हैं, तो बालकः, बालकौ, बालकाः। वैसे ही ईश्वरः, ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः। वैसे ही मनुष्य के, मनुष्यः, मनुष्यौ, मनुष्याः। तो इस प्रकार से राम के तुल्य ही इनके रूप भी चलेंगे। तो इस बात को ये लोग इस प्रकार से बताएंगे। हर जगह आपको लिखा हुआ इस प्रकार से मिलेगा, राम और ये बीच में रेखा और ग्राम, आगे लिख देंगे रामवत। तो इसका मतलब आपको समझना है राम से लेकर के और ग्राम तक के रूप राम के तुल्य चलेंगे। इस प्रकार से जैसे भू धातु दी है, पठ आई है, तो इनके जैसे ये लिखेंगे भू, ये रेखा, और लास्ट वाली जो धातु है हस, तो ये लिखेंगे भवतीवत। क्या लिखेंगे? भवतीवत। इसका मतलब क्या समझने कि भू से लेकर के हस तक, भू से लेकर के
और हस तक जो धातुएं हैं उनके रूप कैसे चलेंगे? भवतिवत, अर्थात भू के तुल्य चलेंगे। ठीक है, समझ गए? वत का मतलब क्या होता है? तुल्य या सदृश या फिर समान, के राम के समान या भवती के समान, है ना, भवती के तुल्य। तो इस प्रकार से भू से लेकर के और हस तक के जो रूप चलेंगे वो भवती के तुल्य चलेंगे। भवती का जैसे हमने प्रथम पुरुष याद किया था, भवती, भवतः, भवन्ति, वैसे ही पठ का बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति। वैसे ही गम का बनेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मैंने कहा था ना, गम को गच्छ हो जाते हैं जब रूप चलते हैं। इसी प्रकार से हस धातु है, हसति, हसतः, हसन्ति। तो इस प्रकार से जैसे भू के रूप चलेंगे वैसे हस के, पठ के, गम के आदि इस प्रकार से चलेंगे। ऐसे राम के रूप याद कर लोगे तो ग्राम तक, ठीक है ना, ये जो ग्राम शब्द है वहाँ तक रामः के तुल्य चलेंगे। तो दो विभक्तियाँ हमारी याद हो चुकी हैं, राम शब्द की हो गई है ना। तो इस प्रकार से ये सारे चलेंगे। आगे दूसरे अभ्यास को पढ़ लेते हैं। दूसरे अभ्यास में आपका आया है, जैसे कि शब्दकोश को खोल लीजिए। ये पहले वाला पेज, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले शब्दकोश है। उसमें लिखा है त्वम मतलब तू, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो ये जो लिखवाया था वैसे आपको पहले भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जब लिखवाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे भी आया है। इसमें प्रयोग इस अभ्यास में इन्हीं का होगा, मध्यम पुरुष का। ठीक है, तो त्वम मतलब तू, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। ये सर्वनाम शब्द हैं। आगे है गृहम, गृहम मतलब घर, ज्ञानम मतलब ज्ञान, पुस्तकम पुस्तक, पुष्पम फूल, जलम जल, सत्यम सत्य, भोजनम भोजन, राज्यम राज्य। अब ख वर्ग में आपका दे रहे हैं रक्ष धातु है। रक्ष मतलब रक्षा करना, वद मतलब बोलना, पच मतलब पकाना, नम मतलब नमस्कार करना। और आगे ग वर्ग में दे रहे हैं कुछ अव्यय। ठीक है ना, मैंने कल बताया था ना कि ये भी 4 प्रकार से विभाजित होते हैं शब्दकोश। तो ग में आपको क्या मिलेंगे? अव्यय। तो अद्य मतलब आज, इदानीम मतलब अब, यदा जब, कदा, हाँ पहले तदा है फिर कदा, तदा मतलब तब, कदा कब। तो ये अव्यय हैं। अव्यय का मतलब जिनके रूप आदि नहीं चलते, जो वैसे के वैसे ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका शब्दकोश है। इसमें मध्यम पुरुष आया है। आगे देखो सूचना लिखी है नीचे, तो सूचना में इन्होंने क्या कहा है? गृह, और वो लाइन सी दे करके फिर लिखा है राज्य, गृहवत, अर्थात गृह से लेकर के और जहाँ राज्यम शब्द है राज्य तक गृहम के तुल्य ही रूप चलेंगे। गृहवत लिखा है ना। अब आपको गृह शब्द के रूप देखने, गृह शब्द के रूप कैसे बनते हैं? वैसे पीछे जो है इसी पुस्तक में दिए हुए हैं, राम शब्द के भी हैं, भू धातु के भी हैं और गृह शब्द के भी हैं। ठीक है, तो मैं पेज नंबर जैसे आपको बताऊं, इसी पुस्तक में आप निकाल लीजिए पेज नंबर 63, 63। ये 63 पेज नंबर पे आपको राम शब्द के रूप दिख रहे होंगे। इसमें राम शब्द की 7 विभक्तियाँ और संबोधन को मिला करके रूप दिखाए हुए हैं। आगे इसी के 1-2 पृष्ठ आप खोलेंगे, इकहत्तर नंबर पेज पे, जी 71 नंबर पेज पे अर्थात 71, उस पे आपको गृह शब्द देखने को मिल जाएगा। इसमें गृह शब्द के रूप जो दे रखे हैं, पहला प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सेम है, जैसे कि गृहम,
गृहे गृहाणी। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति में है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में सेम बनेगा, गृहम गृहे गृहाणी। ठीक है, आपको 2 ही विभक्ति याद करनी है अभी, समझ गए? केवल 2 विभक्ति, आसान है ना। गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, ये होता है नपुंसकलिंग में। गृहम जो शब्द है वो क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है। राम जो शब्द है वो आपका अकारांत पुल्लिंग है। कौन सा? ये है अकारांत नपुंसकलिंग गृहम शब्द, तो वो आपका पुल्लिंग में था, ये आपका नपुंसकलिंग में है। तो इसकी तरह जो शब्द आए हैं सारे वहाँ पर शब्दकोश में, ज्ञानम हो गया, पुस्तकम हो गया, पुष्पम हो गया, जलम हो गया, सत्यम, भोजनम आदि आदि जो लिख रखा है वो सब इसके तुल्य रूप चलेंगे। जैसे चला करके देखें, इसका है गृहम गृहे गृहाणी, आगे है ज्ञानम, तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। आगे है पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ठीक है, आगे है पुष्पम, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। और जलम जले जलानी। इस चीज़ का याद रखना है थोड़ा सा, ये जो जलानी और उधर हुआ है पुष्पाणि, तो कहीं पे ना हो रहा है, कहीं पे ना हो रहा है। कहाँ पे ना होगा, कहाँ पे ना होगा, वो आप जब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ोगे, तो वहाँ पर एक नियम है जिसके तहत, जिसके अनुसार ये न और ना होते हैं। ठीक है, अभी तो आपको केवल यही याद करना है कि गृह के तुल्य ही उनके भी रूप चलेंगे, कि इस प्रकार से आपको सब याद करने हैं। आगे है धातु रूप। धातु रूप में आपने भू धातु के याद किए थे, अब भू धातु के आपने क्या याद किए हैं? ये हो गया ना सबका। चलिए, भू धातु का जैसे प्रथम पुरुष में हमने क्या याद किया था? भवती, भवतः, और ये है भवंती। ये याद रखना आप कि ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे ही धातुओं में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आगे है मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष में भवती, भवता, भवंती बनते हैं। मध्यम पुरुष में बनता है भवसी। क्या बनता है? भवसी। आगे है भवथः, भवथ। अब इनमें देख लेना दोनों में अंतर क्या है। एक में विसर्ग लगा हुआ है और एक में विसर्ग नहीं है, तो उच्चारण भी ऐसे ही करना है। भवसी, भवथः, भवथ। इसी प्रकार से पठ धातु ले लो, जैसे चला के देखो, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ। ऐसे ही गम धातु का बनाएं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथः, गच्छथः, गच्छथ। ठीक है, और इस अभ्यास में जो धातुएं आई हैं दूसरे अभ्यास में, जैसे पहली धातु क्या आई है? रक्ष। रक्ष मतलब रक्षा करना, तो रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षसी, रक्षथः, रक्षथ। ठीक है, तो प्रथम पुरुष हमारा कल हो गया था, आज हमें इस पे काम करना है। किस पे? मध्यम पुरुष में, क्योंकि इस अभ्यास में मध्यम पुरुष का और प्रथम पुरुष का दोनों का प्रयोग आएगा। तो जैसे और धातु आई है वद। वद मतलब बोलना, तो वदति, वदतः, वदन्ति, वदसी, वदथः, वदथ। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इनमें बस इनकी वो लिखूँ मैं, आपको जो जोड़ना है आपको आसानी पड़ेगी। वैसे देख ही लो आप पेज पे, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। आप पेज नंबर 83 खोलिए, 83, पेज नंबर 83। इस जो रचनानुवाद कौमुदी है इसमें आपको मिल जाएगा। ये धातुएं और ये शब्द रूप सब वहीं पर लिखा हुआ है। पेज नंबर 83 पे आपको दिख रहा होगा धातु रूप संग्रह। यहाँ पे बहुत सारी धातुएं गिना रखी हैं, उनमें से भू धातु, क्योंकि भू के तुल्य सारी चल रही हैं,
हालांकि आगे दे रखी होंगी, है ना, अलग अलग। भू के बाद हस है, पठ है, रक्ष है, वध है, ठीक है। तो लेकिन इनमें आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैसे भवती के तुल्य ही ये सारी चल रही हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है, वो भी बाद में जा कर के। अभी हमारी जो चर्चा चल रही है ये लट लकार में चल रही है, अर्थात वर्तमान काल में, ठीक है। प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट टाइम होते हैं, जो आपका वर्तमान काल होता है, उसमें ये चर्चा हो रही है, वो सारे का सारा। क्योंकि अभी पहले शुरुआत है तो इसलिए इसमें भी आपका मध्यम पुरुष, जहाँ पे आप तुम दोनों, तुम सब, ये आपके मध्यम पुरुष में आते हैं। और मैं, हम दोनों और हम सब, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। इसकी चर्चा कल होगी। कल से तात्पर्य जब आप तीसरा अभ्यास पढ़ोगे, ठीक है, उसमें आपका आएगा। आज हमें क्या करना है, केवल मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में जो तुम दोनों और तुम सब, ये जो है त्वम, युवाम, यूयम, ये आते हैं मध्यम पुरुष में। और इनके साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया लगती है। जैसे उदाहरण दूं, तू पढ़ता है, तो तू के लिए त्वम, ये है मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता। पढ़ता है के लिए पठ धातु, और मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, तो यहाँ लिखा जाएगा पठसी। समझ गए? तू पढ़ता है तो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठथः, ठीक है। और तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठथ, ठीक है। तो आपको वही चीज़ जो कल हमने नियम पढ़े थे कि जिस वचन और पुरुष का कर्ता होगा, जिस वचन और पुरुष का कर्ता होगा, उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी लगेगी, ठीक है। तो क्योंकि त्वम जो है ये मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही लगेगी, ठीक है। त्वम के साथ में ये आते हैं मध्यम पुरुष की क्रिया। उत्तम पुरुष हम कल पढ़ेंगे, उस पर कल विचार कर लेंगे। बाकी जो सारा होता है, जैसे राम हो गया, वह, वे दोनों, वे सब, वो सब आपका प्रथम पुरुष में आते हैं, ठीक है। मतलब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ करके बाकी जितना भी सब कर्ता बनेगा कोई भी, वो सब किस में आएगा, प्रथम पुरुष में। कल हमने सारे जितने भी वाक्य बनाए किस में बनाए, प्रथम पुरुष में। आज जो बनाने हैं या जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका त्वम, युवाम, यूयम, अर्थात तुम दोनों, तुम सब, इसका आपको जहाँ भी प्रयोग मिलेगा क्रिया आपको मध्यम पुरुष की लगानी है, ठीक है। मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया। तो वाक्य जैसे तू पढ़ता है तो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो त्वम पठथः, और तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठथ। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य बनाने हैं। धातुओं के जहाँ पे ये संग्रह दिया हुआ है, इसकी संख्या आप डाल लेना, बार बार आप भूलेना, है ना, कि इस पृष्ठ पे आपको आगे जितनी भी है ना ये धातुएं गिना रखी हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ भू के बाद हस है, फिर पठ है, फिर रक्ष है, वध है। तो ये जितनी इस अभ्यास में ये भी भवती के तुल्य ही चलती हैं, ठीक है ना। दिया भी है ना यहाँ पे सूचना में कि रक्ष से नम तक भवती के तुल्य। तो जैसे भू के चलते हैं वैसे इनके भी चलेंगे, समझ गए? अच्छा, तो इसमें आगे जो दिया हुआ है, जैसे गृह शब्द के प्रथम और द्वितीय के रूप स्मरण करो, वो आपने कर ही लिए, है ना। गृहम गृहे गृहाणी, द्वितीय में भी सेम बनता है, गृहम गृहे गृहाणी, याद हो गए होंगे। उसी के तरह, क्योंकि ये जितने भी शब्द आए हैं यहाँ पे वो सारे गृह के तुल्य चलने हैं। आगे दिया है कि मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में असि, द्विवचन में अथः और बहुवचन में अथा लगेगा। जैसे मैंने ये आपको करा के दिखाया है, जैसे भवसी भवथः भवतः, वैसे ही पठ के साथ जोड़ दो, पठसी पठथः पठथ, गम के साथ जोड़ दो, गच्छसी गच्छथ,
गच्छथ। ठीक है, इस प्रकार से नम के साथ जोड़ दो, नमसी नमथः नमथ। तो किसी भी धातु के साथ ऐसे जोड़ करके आप बना सकते हैं। देखो इन्होंने कुछ दे रखा है नीचे, जैसे पठसी पठथः पठत, इसी प्रकार रक्ष आदि धातुओं के रूप बनाओ, जैसे रक्षसी वदसी पचसी नमसी गच्छसी भवसी हससी आदि दे रखा है ना दूसरे वाले पॉइंट में। आगे तीसरा दे रहे हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये तो हमें पता ही है कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे दे रहे हैं चौथे नंबर पे कि 3 पुरुष होते हैं, कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसको थोड़ा सा और इन्होंने खोल करके समझाया है, जैसे प्रथम पुरुष अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़ करके बाकी जितना भी आता है वो सब प्रथम पुरुष के अंदर आता है। ठीक है, मध्यम पुरुष में अर्थात तू, तुम दोनों और तुम सब, ये मध्यम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम दोनों और हम सब, ये आपको स्मरण करना है। वैसे भी पहले आपको बता चुके हैं तो, लेकिन फिर से एक बार याद कर लेना, याद हो तो दोहरा लेना। ठीक है, तो क्योंकि इन चीज़ों का आपको आगे काम पड़ेगा, इसलिए जो भी चीज़ें इधर लिखी हुई है इस पहले वाले पेज पे, मैंने कल भी बताया था, ये आपको याद करनी होती है। आगे इसमें एक नियम आया, नियम नंबर 4 लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा है अपदम न प्रयुंजीत। क्या लिखा है? अपदम न प्रयुंजीत, अर्थात बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग न करें। शब्द के अंत में जुड़ने वाले अह, औ, आह आदि तथा धातु के अंत में जुड़ने वाले अति, अतः, अंति आदि को प्रत्यय कहते हैं। अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, भोजन, पठ, रक्ष आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे गृहम, पुस्तकम, पठति आदि का ही प्रयोग होगा। इसको अब समझते हैं थोड़ा सा। वैसे तो हिंदी शायद समझ में आ गई हो, किंतु थोड़ा सा जटिल पड़े तो अब सरल हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, नियम है अपदम न प्रयुंजीत, ये लिखा है ना। इसका मतलब है कि बिना प्रत्यय लगाए किसी भी धातु का या किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। देखो पहले शब्द को पकड़ लेते हैं, जैसे राम शब्द है, ठीक है। तो ये जो राम शब्द में जो आपका ये लगा है ना रामः, इसमें जुड़ा है अह, ठीक है। ऐसे ही रामों में जुड़ा है आपका औ, ठीक है। और रामाह में जुड़ा है आपका आह। तो ये जो अह, औ और आह, इनको बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? तो ये प्रत्यय इसमें जुड़ जाते हैं तब ये शब्द बनता है पूरा, यानी प्रयोग करने लायक। ये जब तक ना जुड़े तो आप प्रयोग नहीं कर सकते। धातुओं में देख लो, जैसे क्या था, भवती। इस भवती में जुड़ा है क्या? अति। आगे है भवतः, इसमें जुड़ा है अतः। और आगे है भवंती, इसमें जुड़ा है अंति। तो ये अति, अतः, अंति, ये भी क्या है? प्रत्यय। तो जब तक ये प्रत्यय शब्द में ना लगे तब तक इनका प्रयोग आप नहीं कर सकते। समझ गए? इनका प्रयोग आप नहीं कर सकते। जैसे किसी ने कहा राम जाता है,
तो आप राम जाते हैं के लिए ऐसा नहीं लिख सकते, राम और धातु लिख दी गम, ऐसे बना सकते हो। ये वाक्य ठीक है या गलत? राम गम गलत है, क्यों? क्योंकि आपने प्रत्यय नहीं लगाया। तो राम का जैसे प्रत्यय लग जाए तो क्या बनते हैं? रामः। गम धातु जाने अर्थ में है, ठीक है, किंतु जब तक आप इसमें प्रत्यय नहीं लगाओगे, अति, अतः, अंति में से कुछ, या और भी बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, जब तक नहीं लगाओगे तब तक ये सार्थक नहीं होगी, तब तक इसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो प्रत्यय लगा दोगे तो गच्छति, ठीक है। तो ये वाला प्रयोग सही है, ये वाला गलत है। तो इन्होंने कहा कि बिना प्रत्यय लगाए इनका प्रयोग नहीं कर सकते आप, चाहे शब्द हो चाहे धातु हो। समझ गए? तो यही एक नियम यहाँ पर आया था, अपदम न प्रयुंजित। देखो, अपदम का मतलब है कि जो पद नहीं है उसका प्रयोग न प्रयुंजित, उसका प्रयोग नहीं हो सकता। तो पद तब बनेगा जब इसमें प्रत्यय लगेगा, बिना प्रत्यय लगे वो पद भी नहीं बनेगा, और पद का ही प्रयोग होता है हमेशा, ठीक है। शब्द या पद का ही प्रयोग किया जाता है, जब तक वो पद या शब्द ना हो तब तक उसका प्रयोग भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ गया? ये आज का अभ्यास था, कल आपको इसको स्मरण करके आना है और आगे का कल चलाएंगे, ठीक है। इति ओम।